ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत होगी बिहार की राजधानी पटना से, जहां पर बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें, पटना में कल दो गुटों के बीच में खून खराबे के बाद बिहार पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। खबर आ रही है कि जिस वक्त पटना के पास जेठुली गांव में खूनी संघर्ष हुआ, पटना पुलिस के आला अधिकारी डीजीपी के साथ उस वक्त बैठक में व्यस्त थे। अब उंगलियां इस बैठक पर उठ रही हैं क्योंकि आला अधिकारी मीटिंग में व्यस्त थे और उधर दो गुटों के संघर्ष में पटना पुलिस जो थी वो पूरी तरह से मूकदर्शक बनी नजर आ रही थी। आपको बता दें कि इस हिंसा में 2 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग जख्मी हुए हैं और अब इस बैठक को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर हिंसा पुलिस क्यों रोक नहीं पाई। तो ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर एक बार फिर बता दें, पटना में कल खूनी झड़प को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और बड़ा खुलासा यह हुआ है कि एक बैठक चल रही थी बगल में ही और बवाल के वक्त बैठक में पुलिस अधिकारी जो थे वो व्यस्त थे। उन्होंने इस खून खराबे को रोकने की जहमत नहीं उठाई और डीजीपी के साथ तमाम जो अधिकारी थे वो यहां पर व्यस्त थे। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ आमने सामने 2 गुट जो है वो नजर आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लोगों की मौत भी हुई है। वहीं दूसरी तरफ डीजीपी की बैठक थी बगल में और यहां से कोई ऐसा निर्देश नहीं गया कि वहां जाकर लोगों को रोक लिया जाए। देखिए कैसे इस घटना के बाद आग के हवाले इस घर को जला दिया गया और पूरी तरह से उपद्रवियों ने यहां पर आगजनी की, तोड़फोड़ की, हिंसा हुई। और इन हिंसक तस्वीरों के बीच में दूसरी तस्वीर जो है वो अधिकारियों की बैठक की है, जिसको लेकर अब कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि अधिकारियों ने वहां से उठने की जहमत नहीं उठाई। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब कई तरह के सवाल जो हैं वो लगातार खड़े हो रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और आमने सामने गुटों की लड़ाई और इधर पटना में डीजीपी की बैठक। सवाल ये कि प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? अगर कहीं आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, हिंसा हो रही है, कई राउंड गोलियां चल रही हैं, पत्थरबाजी हो रही है, तो क्या पहले उस घटना को रोका जाए या फिर रूटीन बैठकों का दौर जो है उसे जारी रखा जाए? और इसी खबर पर मेरे सहयोगी शशि भूषण उसी गांव से लाइव हो रहे हैं जहां पर यह घटना को अंजाम दिया गया था। शशि भूषण, 2 तस्वीरें हम आज तक पर दिखा रहे हैं। एक तरफ कैसे जल रहा था वो घर, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था और दूसरी तरफ डीजीपी की बैठक थी। फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? क्या पुलिस जागी है तो अब तक कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ हुआ है? जरा आज तक के दर्शकों को तफसील से जानकारी दीजिए। बिल्कुल शुभांकर, हम सीधे ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं और अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, हम उस गांव में मौजूद हैं जेठुली में और हमारे पीछे जो ये घर जला हुआ दिख रहा है वो आरोपियों का घर है। एक उमेश राय का घर है और दूसरा जो कम्युनिटी हॉल, मतलब जो मैरिज हॉल है जिसको आग के हवाले किया गया, वो हॉल आपको सामने दिख रहा होगा। कल 8 घंटे तक पटना के इसी जेठुली गांव में हंगामा होता रहा। 2 लोगों की मौत हो गई, 5 लोगों को गोलियां लगी थी और 3 लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं शुभांकर। लेकिन उसके बावजूद जब हम कल भी हमारी टीम यहाँ पे मौजूद थी और आज सुबह से हम मौजूद थे और आज सुबह पुलिस की जो मौजूदगी थी उस मौजूदगी के बीच मीडिया के ऊपर हमला हुआ, पुलिस के ऊपर हमला हुआ और नतीजा ये हुआ कि एक बार पुलिस को बैकफुट पे जाना पड़ा। आज सुबह भी नई आगजनी की घटनाएं हुई, कई गाड़ियों को आग लगाई गई और ये जो निशान है इस वक्त जेठुली गांव में, ये बताने को काफी है कि बिहार में आखिर किस तरह की तस्वीरें हैं। देखिए, अंदर जली हुई गाड़ी है और थोड़ा अंदर और लिए चलते हैं आपको। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम से कहेंगे हमारे साथ साथ वो फॉलो करें। पीछे कई और गाड़ियां जो हैं उनको आग के हवाले किया गया और आज भी आगजनी की घटनाएं हुई। जब हमने खबर दिखाई उसके बाद यहाँ पर बैकअप पुलिस टीम को भेजा गया और अभी फिलहाल स्थिति को काबू में करने की कोशिश की गई है। फिलहाल शांति है, सड़क पे खामोशी है, लेकिन आपको दिखाते हैं। देखिए मैरिज हॉल का हाल क्या है। ये जो गाड़ियां हैं वो जली हुई हैं अंदर और ये आरोपी उमेश राय का मैरिज हॉल है। जो बच्चा राय मुखिया पति हैं, ये उनके कंट्रोल की प्रॉपर्टी है और इन्हीं लोगों पे आरोप है कि 2 लोगों की जान इन लोगों ने ले ली और जो चेनारिक राय हैं वो फिलहाल घायल है, उनके भाई मुनारिक राय घायल हैं और एक और नागेंद्र राय जो है वो घायल है। दोनों यादव समुदाय से आते हैं, यादव जाति से आते हैं और आपसी वर्चस्व को लेकर ये पूरा हुआ। अभी भी धुआं है यहाँ पे, आप महसूस कर सकते हैं जो स्क्रीन पे विजुअल्स हम इस वक्त दिखा रहे हैं। और जो तोड़फोड़ की तस्वीरें हैं वो देखिए, मैरिज हॉल में जो प्लेट्स होते हैं, क्रॉकरी होते हैं, ये सब कुछ यहाँ तोड़फोड़ और हंगामा मचा है। और एक गाड़ी नहीं शुभांकर, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है। बिल्कुल शशि भूषण, हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ आपकी ये लाइव तस्वीरें हैं और एक कल कैसे वहां पर आगजनी की गई थी वो भी दिखा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन गैंग्स ऑफ पटना में कैसे नीतीश कुमार जी की नाक के नीचे ये सारी घटना हुई है ये आपको दिखाते हैं। देखिए यहां पर
ये जेठुली गांव है और यहां से अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार के घर की दूरी महज 35 किलोमीटर की है। दूसरी बड़ी बात, डीजीपी जहां बैठक कर रहे थे, पुलिस हेडक्वार्टर जो है वो यहां से 36 किलोमीटर की दूरी पर है और यहां से 35-36 किलोमीटर की दूरी डीजीपी यहां पर पुलिस हेडक्वार्टर में, नीतीश कुमार जी का घर यहां पर, और उसके बावजूद यहां पर इतनी हिंसा होती है, 2 लोगों की मौत हो जाती है, फूंक दिया जाता है गाड़ियों को, घर को आग लगा दी जाती है, इतनी सारी घटनाएं होती हैं और पुलिस प्रशासन जो है वो उस तत्परता से नहीं एक्टिव होता है जैसा होना चाहिए था। आज भी वहां पर तनाव जो है वो बना हुआ है और इसी वजह से हमें लिखना पड़ रहा है कि सुशासन बाबू की नाक के नीचे ये दबंगई जो है ये आखिर क्यों हुई है। शशि भूषण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील मोदी से इधर हमने बात की, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, अब आपको ब्रेकिंग न्यूज में सुनाते हैं। पटना के सिटी इलाके में पिछले 2 दिनों से लगातार हिंसक झड़प देखने को मिल रही है। 2 पक्षों के बीच में जबरदस्त तनाव की स्थिति और फायरिंग की घटना भी घटी है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के सांसद सुशील कुमार मोदी जी। मोदी जी, पिछले 2 दिनों से पटना का सिटी इलाका एक तरीके से जल रहा है, हिंसक झड़प हुई है, 2 लोगों को गोली भी मार दी गई है, लेकिन अभी तक हालात काबू में नहीं है। देखिए, लोगों का मनोबल इतना बढ़ गया, अपराधियों का या आपराधिक मनोवृत्ति के जो लोग हैं उनको पुलिस का भी डर नहीं है। डीजीपी मीटिंग कर रहे हैं, क्राइम की मीटिंग कर रहे हैं, सारे अधिकारी वहाँ मौजूद है और वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया लोगों ने। और पुलिस आने के बाद भी दोनों पक्ष के लोग लड़ते रहे, घरों में आग लगा दिया, 2 लोग मर गए। और ये घटना कोई पहली घटना नहीं है। अभी हाल में आपने देखा होगा मुझे छपरा के अंदर जो घटना घटी 2 समुदायों के बीच में और जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये जो अपराधी मनोवृत्ति के लोग हैं उनका मन बढ़ गया, उनको पुलिस का कोई डर भय नहीं है। और नीतीश जी राज्य के गृह मंत्री हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लेकिन स्थिति नियंत्रण की बाहर होती जा रही है और वो चाह कर भी स्थिति को रोक नहीं पा रहे। उसका एक बड़ा कारण है कि महागठबंधन जो बना जिसमें राजद के लोग हैं और राजद के अधिकांश लोग आपराधिक मनोवृत्ति के लोग हैं, उन पर कार्रवाई करना भी मुश्किल है। पुलिस भी मिली हुई है, पुलिस को डर लगता है कुछ करेंगे तो कल तबादला कर दिया जाएगा। तो बड़ी चिंता की स्थिति। और आज तो एक पत्रकार को भी वहाँ पर बुरी से उन लोगों ने पीट दिया, उनके कैमरे को तोड़ दिया, पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। तो जवाब तो पुलिस को देना पड़ेगा कि आखिर पुलिस की मौजूदगी में घरों में आग लगा दी गई, पुलिस कुछ नहीं कर पाई, कैमरा तोड़ दिया जाता है, पुलिस कुछ नहीं कर पाती है, तो आखिर पुलिस की भूमिका क्या है। तो इसलिए महागठबंधन बनने के बाद बिहार की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पूरा और आगे बढ़ते हैं, अब ब्रेकिंग न्यूज में बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां उद्धव खेमे को आज एक के बाद एक कई झटके लगे हैं। शिंदे कैंप ने विधान भवन में शिवसेना के दफ्तर पर कब्जा जमा लिया। उधर चुनाव सिंबल को लेकर लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट में मामला शुरू नहीं हो पाया है। अर्जेंट सुनवाई के लिए केस मेंशन नहीं था, लिहाजा चीफ जस्टिस ने कहा कि कल इसको मेंशन किया जाए। उद्धव ठाकरे अब तक पार्टी और सिंबल गवा चुके हैं और पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट को भी वो गवा चुके हैं। आज विधान भवन में पार्टी दफ्तर गवाया, अब सिर्फ मुंबई में पार्टी के दफ्तर बचा है। इस बीच संजय राउत ने फिर दोहराया कि 2000 करोड़ में शिवसेना सिंबल जो है वो खरीदा गया। उन्होंने कहा कि अमित शाह सही मायनों में महाराष्ट्र और मराठी मानुस के दुश्मन हैं। तो उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम लगातार नहीं हो रही हैं। इधर शिंदे गुट को एक के बाद एक जीत जो है वो मिलती जा रही है, चाहे पार्टी के सिंबल की बात हो या फिर विधानसभा में वो इलाका जहां पर शिवसेना के विधायक बैठते थे, या फिर सोशल मीडिया पर पार्टी का ट्विटर हैंडल। अब मुंबई में एक दफ्तर है जिस पर भी कब्जा करने की वो कोशिश करेंगे और ऐसे में उद्धव गुट को लगातार झटके मिलते जा रहे हैं। इधर सुनवाई जो है वो भी अब तक नहीं हुई है, ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जा रहा है उनके लिए। हालांकि उद्धव ठाकरे ने हार नहीं मानी है, अपने लोगों से कहा है कि आप जनता के बीच में जाएं, ये बताएं उन्हें कि पार्टी का सिंबल जो है कैसे चोरी हो गया। साथ ही ये भी कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़ाई भी लड़ेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे अभी भी हार मानने वाले नहीं, ऐसा अब तक नजर आ रहा है। हालांकि शरद पवार ने जरूर उन्हें समझाया कि अब वक्त आ गया है कि आगे बढ़ जाए, नई पार्टी का गठन करें नए सिंबल के साथ और नई शुरुआत करें अपने पॉलिटिकल करियर की। तो आज 2 झटके क्या लगे, एक विधान भवन में दफ्तर जो है वो हाथ से चला गया और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में अब तक केस जो है वो नहीं शुरू हुआ है। तो आज उद्धव ठाकरे को 2 झटके लगे हैं।
इधर ब्रेकिंग न्यूज में महाराष्ट्र से जुड़ी एक और खबर बता दें आपको कि पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पद छोड़ने के बाद पहली बार आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। मेरे सहयोगी साहिल जोशी से बातचीत में कई बड़े खुलासे किए हैं। भगत सिंह कोश्यारी का ये इंटरव्यू दिखाते हैं। 3, 2, 1 क्यों? पिछले 2.5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में जो उठापटक रही, उसके वजह से महाराष्ट्र की राजनीति एक तरीके से बदल चुकी है। इस पूरे उठापटक के बीच में जो सारी कंट्रोवर्सीज रही, उसके केंद्र में कई सारे लोग रहे, लेकिन इतिहास में पहली बार महाराष्ट्र के राज्यपाल की भूमिका की बहुत ज्यादा चर्चा रही। कभी उन्होंने ऐसा लगता है कि सोच के कुछ चीजें की, कभी लगता है कि किसी आदेश पर ये सारी चीजें हो रही थी, लेकिन आखिरकार पिछले 2.5 साल में जब भी कंट्रोवर्सी रही, उन्होंने कभी भी इस बात पर अपनी बात लोगों के सामने रखने की कोशिश नहीं की। तो जो मैन इन द सेंटर ऑफ द कंट्रोवर्सी जो महाराष्ट्र में रहे हैं, वो भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल। उनसे हम आज सीधी बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 2.5 साल में जो भी महाराष्ट्र में रहा, उसमें उनकी भूमिका क्या रही, किस तरीके से उन्होंने ये पूरा घटनाक्रम को देखा और उनकी अपनी राय इस पूरे मामले को लेकर क्या है, उनकी भूमिका इस पूरे मामले को लेकर क्या है। कोश्यारी जी, आप सितंबर 2019 में महाराष्ट्र में आए थे और तब लग रहा था कि जो जैसा है वैसा ही होगा। 2014 से 19 तक फडणवीस शिवसेना की सरकार चल रही थी, बीजेपी शिवसेना की। चुनाव में कोई ज्यादा उठापटक की गुंजाइश नहीं थी और दोबारा फडणवीस चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, यही बात लग रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्थिति अचानक बदल गई और उसके बाद से लगातार कंट्रोवर्सीज में रही। आप जब आए तब आपने सोचा था कि आपको इस तरीके से कंट्रोवर्शियल स्टेट में जाना पड़ेगा जहां पर पॉलिटिकल सिचुएशन पूरी तरीके से विपरीत होगी और आपको उसको फेस करना पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे 3 साल 4 महीने महाराष्ट्र जैसे एक बड़े प्रदेश में रहने का अवसर मिला और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वास था कि मैंने उनके सामने भी कहा है कि मेरी इच्छा न होते हुए मैं आपका सम्मान करता हूं और महाराष्ट्र जैसे संतों के प्रदेश को देवभूमि से जाकर के बिना संतों के देव संतुष्ट भी नहीं होते और इसलिए संतों के भूमि में जितने दिन सेवा करने का मौका मिलेगा अच्छा लगेगा। तो इसलिए सौभाग्य था कि उनके शुभेच्छा से मैं महाराष्ट्र पहुंचा और पहुंचा तो स्वाभाविक है कि राजनीति कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि वहाँ 2 दूनी 4 ही होता है। राजनीति में 2 दूनी 5 भी होता है, 2 दूनी 3 भी होता है। इसलिए जो महाराष्ट्र में हुआ वो केवल अकेले महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है, अनेक प्रदेशों में समय समय पर होता है। मैं लंबे समय से राजनीति को देख रहा हूँ, भले ही मैं राजनीति में बहुत देर में आया, मैं प्रत्यक्ष राजनीति में बहुत देर में आया, लेकिन फिर भी में। तो इसलिए ये कहना कि ये आपने पहले क्या सोचा, पहले सोचा जितना होता है उतना ही हमेशा होता नहीं है। और हम जहाँ भी कहीं भी जाते हैं हमारा एक ही सिद्धांत है, होप फॉर द बेस्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। और इसलिए हम होप फॉर द बेस्ट करते हैं, हम हमेशा आशावादी हैं और इस नाते से महाराष्ट्र गए और जो सेवा हो सके की। और आपने एक ही चीज का कंट्रोवर्सी और आप महाराष्ट्र में जनमत संग्रह कराइए, तो मैं सोचता हूँ कि आपको भगत सिंह के चाहने वाले न चाहने वालों से ज्यादा मिलेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि राजभवन आपके समय पे लोगों के लिए खुल गया था। मतलब जितने पब्लिक गैदरिंग्स आपने की होगी शायद ही किसी राज्यपाल ने की होगी, ये तो हम सारे देखते हैं। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में गवर्नर कभी भी इतने कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं रहे। खास करके हमने देखा कि उसकी शुरुआत, मतलब आपके आने के 3 महीने में इसकी शुरुआत हो गई। 2019 में नवंबर महीने में जो जिसे कहते हैं ना तड़के शपथ ग्रहण किया गया, देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार का शपथ ग्रहण हुआ। एक रात में महाराष्ट्र में जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो हट गया। और ये कमाल कैसे हो गया, उसके वजह से आपकी भूमिका पर सवाल उठाए गए। देखिए, राजनीति में जब मैं नहीं रहूंगा बहुत से लोग न रहेंगे और जो असली राजनेता है, जो चिंतक है, विचारक है, तो वो सोचेगा कि आखिर एक रात में सब कैसे हुआ।
और कभी कभी तो ऐसी चीजें एक पल में होती हैं। तो आपने एक रात की बात कही है, ये समाज जो है एक पल में भूकंप आ जाता है, क्या होता है, किसने कहा कि एक रात में हो गया। ये तो स्वाभाविक है कि भाई हमारे पास कोई बड़े दल का नेता आता है और उसके साथ एक सहयोगी दल कहता है ये सब मेरे उनके दस्तखत है, हस्ताक्षर है और शाही से कहे हुए है और विश्वसनीय नेता है, छोटा मोटा भी नहीं है। अजित पवार जी कोई इतने छोटे मोटे नेता नहीं वहां के है। वो हमसे आते हैं, हम कहते हैं क्या ठीक है तुम्हारा बहुमत है तो सिद्ध करो। हमने सिद्ध करने का टाइम दिया, हो सकता है कि वो समय कुछ ज्यादा रहा होगा, बाद में कोर्ट ने कहा कम करो, ठीक है कम करो, ऑल एंड गुड, कम कर दिया। बहुमत करने में समर्थन नहीं थे, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। आपने जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को खत लिखा था जब महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल बंद थे, आपने कहा था कि आप क्या सेक्युलर हो गए, आपने क्या हिंदुत्ववाद छोड़ दिया है। क्या कोई भी राज्यपाल इस तरीके से राजनीतिक तरीके से खत लिख सकता है क्या? उस पर काफी सवाल उठाए गए। उस पर मैंने पहले बता दिया कि उस पर गृह मंत्री जी का बयान आ गया कि हमको संयम बरतना चाहिए। ये बयान ऊपर से आ चुका है, तो मुझे लगता है कि जब गृह मंत्री ने कह दिया एक बयान, उसके बाद हमारा बोलने का तो कुछ रह ही नहीं जाता। कहा जाता है कि खत आपका था लेकिन शब्द किसी और के थे। जो भी है, नहीं शब्द किसी के नहीं, ये भगत सिंह के साथ जो आपने बोला वो आपने ही बोला, जो मैंने बोला होगा किसी कारण से बोला होगा तो वो हो सकता है उस समय के लिए समीचीन न हो, और इसलिए बजाय मेरे स्वयं गृह मंत्री का बयान आ गया कि थोड़ा संयम रखना चाहिए। ओके ठीक है। आपको खेद है कि वैसा लेटर लिखने का, इस तरीके से लेटर देखिए जहाँ एक बड़े व्यक्ति ने कह दिया संयम बरतना चाहिए, खत्म हो गई बात, आगे बोलो। क्या आप किसी ब्रीफ पर काम कर रहे थे? आप पर कोई दबाव था कि मेरे पर बीजेपी, आप इतने सालों से बीजेपी से भाई साहिल जो दबाव की तो बात ही मत बोलो। भगत सिंह पर को दबाव होता है क्या? कभी दबाव देखा आपने मेरे ऊपर? कहाँ से दबाव होता है, किसका दबाव होता है? वही, लेकिन आपके संबंध अगर अच्छे होते तो शायद इस तरीके मेरे संबंध तो बहुत अच्छे थे, पर उनके सलाहकार कौन थे? उनके यही विधायक सभा के मुझसे कहते थे आप बचाइए साहब बचाइए हमको। ये तो उद्धव जी तो शकुनी मामा के चक्कर में फंस गए, पता नहीं कौन था शकुनी मामा उनका। तो आप ये शिवसेना, आपका कहना है कि एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक है वो आपके पास आके एकनाथ शिंदे के साथ तो आपको आके कहते थे कि उद्धव ठाकरे गलत कर रहे हैं? मुझे जो है तो खुद ही लोग बोलते थे, तो आप समझे कि उद्धव जी का थोड़ा विवेक से काम करते। उनके खुद के विधायक आके आपको बोलते थे? आपका कहना है बोलते थे ना। उद्धव तो संत आदमी है, उसे कहाँ राजनीति में बेचारा फंस गया। आप जानते हैं कि क्या किस ढंग से फंस गए? चिट्ठी लिख रहे 5 पेज की, इसलिए बोल रहा हूं आपको, और अंत में लिख रहे कि विद इन 15 days और दे अर्लिएस्ट। अगर आदमी सज्जन नहीं होता, सीधा नहीं होता, राजनेता होता, शरद पवार की जगह से ट्रिक जानता होता, अनुभव होता है, ऐसा लिखता क्या? मेरी मजबूरी होती है अगर मैं 4 लाइन। खुद शरद पवार ने प्रधानमंत्री से आपकी शिकायत की है कि आपका रवैया एज अ राज्यपाल ठीक नहीं है। शरद पवार विरोध में है, वो मेरी शिकायत क्या करेंगे? वो हो सकता है कुछ और भी करें, उनका करना क्या होता है? उनकी शिकायत तो वहाँ हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया उसको पढ़ा ना लवासा के बारे में। ठीक है, हमारी शिकायत से क्या करना है? नई सरकार आने के बाद भी आप कंट्रोवर्सी से आपका पल्ला नहीं छूट पाया, क्योंकि वो सबसे कहते हैं ना कि एक काला पीरियड होगा आपके पॉलिटिकल करियर में। छत्रपति शिवाजी महाराज, यहां पर उनकी तस्वीर आज यहां पर ये रखा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर आपके बयान हमेशा कंट्रोवर्सी में रहे और विपक्ष ने तो वो मुद्दा उठा ही लिया। वो बयानों में मैं जाना नहीं चाहता, आपने उस पर जब राज्यपाल थे तब भी आपने उस पर क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। लेकिन एक के बाद एक आपकी जो स्पीच थे, जैसे मुंबई में आपने एक स्पीच दिया था और कहा था कि मुंबई से अगर गुजराती और राजस्थानी समाज के लोग चले जाएंगे तो मुंबई का ये खत्म हो जाएगा, उस पर भी आपने भूमिका रखी थी। सवाल मेरा यह है कि उसके बाद तब वक्त ऐसा आया कि एक वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी भगत सिंह कोश्यारी के पीछे खड़ी रहती थी। अगर भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना लामबंद हो रही है तो बीजेपी आपके साथ में खड़ी होती थी। ये वाली कंट्रोवर्सीज में एक के बाद एक बीजेपी के नेताओं का बयान आना शुरू हो गया। आशीष शेलार, मुंबई को बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि आपके बयानों से वो इत्तेफाक नहीं रखते। उदयनराजे भोसले, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उन्होंने कहा कि राज्यपाल को यहां से निकाल देना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा कि जो उदयनराजे भोसले उनके मन में जो बात है उनसे हम इत्तेफाक रखते हैं और वो बात हमने दिल्ली पहुंचाई है करके। ऐसा लग रहा था कि अब आपका इस्तेमाल खत्म हो गया, अब बीजेपी आपके वजह से बीजेपी तकलीफ में आ रही है, तो बीजेपी के नेता आपके खिलाफ उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। देखिए जी,
पहली बात तो यह है कि आपने मेरे एक एक बयान को मैंने सारे महाराष्ट्र के बुजुर्गों से पूछा, देश भर के मेरे यहाँ IAS IPS आते पड़े हुए, मैंने पूछा, जैसे मैंने बचपन में पढ़ा था कि समर्थ रामदास उनके गुरु थे, आपने भी पढ़ा, सबने कहा हम नहीं पढ़ा। जो पहले दिन बयान आया तो मैंने अगले दिन बयान दे दिया कि हमारे केवल महाराष्ट्र के नहीं, वो हमारे राष्ट्र के हमारे जो है प्रेरणा स्रोत है ना। और यदि किसी का कोई कहता है कि ये सही नहीं है तो मैंने कहा मेरा ज्ञानवर्धन करा दे, क्या दिक्कत है, कोई मैं परफेक्ट हूँ क्या? मैंने बचपन में वही पढ़ा, सारे लोगों ने वही पढ़ा। अब मान लिया महाराष्ट्र में जाकर के कोई मेरे बयान देने का मुझे पहले बता देते कि साहब वो गुरु नहीं तो बता देता। वो क्या कुछ लोग नहीं मानते हैं, वो नहीं मानते, वेल एंड गुड। मैंने उनको थोपा तो नहीं अपनी बात को, मैंने कहा आपने मेरा ज्ञान बढ़ा दिया है, धन्यवाद है। तो इसलिए इस पर तो अपोजिशन है, तो एक दान तो अपोजिशन है, उनको कुछ बोलना ही बोलना है, ठीक है? और जहां तक आपने कहा कि उसको गुजराती है, और मैंने पहले अपोलोजाइज किया तुरंत ही, दैट वाज द ओनली स्टेटमेंट जो अतिरेक में हो गया। उसी समय मैंने कहा कि नहीं, ये नहीं है, क्योंकि मैं उसका अगला पार्ट मुझे और बोलना था, मुझे बोल नहीं पाया मैं। आपको नहीं लगता कि उसके वजह से उनको लग रहा था कि अब हमारे लिए, क्योंकि भाजपा के साथ भगत सिंह कोश्यारी का नाम जुड़ चुका है, अब ऐसे में आपके वजह से उनको दिक्कत आना शुरू हो जाएगा, इसके लिए बेटर है कि आप यहाँ से जाइए। मेरी बात सुनो जी, न तो कोई मुझे वहां से भेज रहा था, न मुझे किसी ने वहां से भेजना था, ठीक है नहीं। और मैंने, अगर आप जब प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने आए थे जी हमारे राजभवन का, तब भी कहा था कि मैं इच्छुक नहीं था। ये आपका स्नेह और प्रेम और विश्वास था कि इसके लिए मैं महाराष्ट्र आया हूँ। तो इसलिए महाराष्ट्र जाने न जाने वो तो बातें अलग है। और एक दो उन्हें कोई बयान दिया, ठीक है, उनका व्यक्तिगत मत है। बिल्कुल बिल्कुल करने चाहिए। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अगला आपका जो काम होगा वो राजनीति से परे, आपने जैसे कहा कि सोशल वर्क की तरह आपको काम करना है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने आज हमसे बात की, आप जितना बोल सकते थे उतना आपने बोलने की कोशिश की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। दोबारा आप महाराष्ट्र में आएंगे तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।